हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भी क्वेश्चन जो है रेलवे प्रिपरेशन में पूछे जाते हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ अवस्थित है? तो डी, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। यह बैंक सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। कस्तूरी रंगन आर्थिक समाज सुधार आर्थिक सुधार। प्रश्नकाल के समय डॉक्टर कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन हैं। निम्न में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? तो नंबर बी, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाता है। वर्ष 2010 से 11 में भारत में विदेशी मुद्रा व्यय का अवरोही क्रम पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, सोना चांदी। अप्रैल-नवंबर 2012 से 13 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत ने पेट्रोलियम, रबड़ एवं रुई पर क्रमशः 110984 और 1617 एवं 354 मिलियन डॉलर खर्च किए। क्वेश्चन नंबर 4, कुल मूल्य के दृष्टिकोण से भारत में आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद। वर्ष 2010 से 11 में कुल आयात पेट्रोलियम एवं लुब्रिकेंट की हिस्सेदारी 28.6% सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसके बदले वैट आरोपित किया जा रहा है? ए, बिक्री कर। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 अप्रैल 2003 से बिक्री कर के स्थान पर लागू करना था। वर्तमान में यह कर भारत के कई राज्यों में लागू है। यह कर उत्पादन के प्रत्येक चरण के उत्पादन मूल्य में हुई निव्वल वृद्धि पर ही लगाया जाता है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड की एब्रीविएशन क्या है? ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। यह इस प्रकार पहचान पत्र है जिसमें धारक की चित्र समेत अन्य व्यक्तिगत जानकारियाँ भी दर्ज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हों कहलाती है क्या? बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। भारत में ऐसी ही अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसका? सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, छिपी बेरोजगारी के संबंध है। बी, अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है और थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। अधिकांश व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। यदि किसी उत्पादन क्षेत्र में से कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन का कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे श्रमिकों को छिपे या हुए या अदृश्य बेरोजगार कहेंगे। ऐसे श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम का सीमांत उत्पादकता शून्य है। छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो श्रम पर लगे प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है?
छिपी ही बेरोजगारी के अंतर्गत श्रमिक बाहर से काम पर लगे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती। इस समस्या के मुख्य कारण भूमि पर जनसंख्या का अतीव दबाव, कृषि में नवीनता का अभाव, हथकरघा उद्योग का पतन तथा ग्रामीण कुटीर उद्योगों के पतन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित हैं? बी 13, जीवन स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अक्षमता को निर्धनता की संज्ञा दी जाती है। इन आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए 13 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। 10वीं योजना के में ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जबकि शहरी क्षेत्र संदर्भ में यह संख्या 7 है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं किस समस्या का सामना कर रही हैं? बी खंडित बेरोजगारी। विकसित देशों में 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला घर्षण जनित, दूसरा चक्रीय। घर्षण जनित बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के मध्य की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है केवल डी उपरोक्त सभी द्वारा। यानी भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी निदान निम्न तरीके से किया जा सकता है: शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, आर्थिक विकास दर बढ़ाकर और कार्यकारी महिलाओं की आर्थिक गतिविधि में अधिक सहयोग प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? आपको ये बताना, भारत सरकार कर नहीं है। आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर ये सभी संघीय हैं। भूमि कर, बिक्री कर और कृषि आय कर पर सभी राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? सी भू राजस्व। केंद्र के प्रत्यक्ष कर और राज्य के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं की व्याख्या, अगर हम आय कर, निगम कर, धन कर और एक्साइटेड ड्यूटी व्यय कर, ये सब हमारे केंद्र के प्रत्यक्ष कर हैं। केंद्र सरकार के परोक्ष कर कौन कौन से हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर इत्यादि। राज्य के प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो भू राजस्व, होटल प्राप्ति कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर, रोजगार कर इत्यादि। राज्य के परोक्ष कर की बात करते हैं तो बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, प्रवेश कर और शिक्षा उपकार कर, ये हमारे राज्य के परोक्ष कर हैं। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है क्या? बताना आपको उपकर। उपकर कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर है, जबकि अधिभार कर के ऊपर को है जिसकी गणना पर दायित्व की जाती है। समानतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, जबकि उपकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर दोनों के साथ होता है। उपकर एवं अधिभार दोनों ही अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। ए उनमें भुगतान संतुलन में उनकी लघु असमव्यता अवधि के दौरान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यह सदस्य देशों में व्याप्त भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1969 में निम्नलिखित कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आंसर नंबर ए 40। व्याख्या की बात करते हैं इसके अगर तो 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश द्वारा देश के 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिनकी राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। 19 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिस बैंक या उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उस पर सरकार का स्वामित्व हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2001 से 2002 के दौरान GDP वृद्धि कर रही। बी 5.4%। वर्ष 2001 से 2002 में GDP वृद्धि दर 5.4%, जबकि ES 2012 से 13 में GDP वृद्धि
प्रतिशत ए तथा SCSO ए 2013 से 14 के अनुसार GDP की वृद्धि 4.9% है। निम्नलिखित में से राज्य का कर कौन सा नहीं है? डी, संपत्ति कर। संपत्ति कर एक संघीय कर है, यह प्रत्यक्ष कर है और यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल लिया जाता है। इससे दूसरे व्यक्ति पर डाला नहीं जा सकता। यह संपत्ति पर लगाया जाता है। निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सी, आबकारी कर। अप्रत्यक्ष कर वह है जिसके भार का विवर्तन किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर के तहत निम्न कर आते हैं: उत्पाद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर और सीमा शुल्क इत्यादि। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? बी, दूसरे चरण, उच्च जन्म दर व गिरती मृत्यु दर। जनसांख्यिक संक्रमण के सिद्धांत में भारत को दूसरा चरण, उच्च जन्म दर एवं गिरती हुई मृत्यु दर में रखा जा सकता है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि आर्थिक विकास के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार हो जाता है, जिससे मृत्यु दर घट जाती है, किंतु लोगों के दृष्टिकोण में त्वरित परिवर्तन न होने के कारण जन्म दर में कमी नहीं आती है। शिक्षा में उच्च जन्म दरों का कारण है? डी, उपरोक्त सभी। भारत में उच्च जन्म दर में आर्थिक एवं सामाजिक कारण है। आर्थिक कारण कृषि की व्यापकता, शहरीकरण का निम्न स्तर, तीसरा गरीबी एवं बेरोजगारी की व्यापकता इत्यादि। सामाजिक कारण बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास तथा शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार तथा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में शिथिलता। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता में महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत कितना है? सी, 54%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 65.38% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 75.85% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 54.16% थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% है। भारत में साक्षरता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो सी, महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुष में अधिक है। भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? डी, लक्षद्वीप। जनगणना 2011 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप 91.8% में है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर दादरा एवं नागर हवेली का है 76.2%। इसी प्रकार राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता केरल में 90.4% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8% है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। तो 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना है? सी, 28:72। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 72.2%, 27.8% थी। 2001 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 68.8% एवं 31.2% है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता की दर अल्पतम है? आंसर नंबर ए, बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में 33.1% पाई गई, जबकि 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार 51.5% है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कितने सदस्य हैं? ए, 144। प्रश्नकाल के समय चतुर्थ मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 140 थी। मार्च 2013 तक सदस्य देशों की कुल संख्या 159 थी। हरियाली योजना के बारे में क्या सही है? सी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भू-जल संसाधनों को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भू-जल संसाधनों को बढ़ाना है। इस जल संग्रह योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया। इस योजना में 10% का अंशदान लाभार्थियों को करना होगा। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंचायतों के द्वारा चलाई जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अव्यवहार नहीं है? डी, ग्रामीण सड़क। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के दो घटक हैं: 50% आवंटन के साथ ग्रामीण संयोजकता के लिए कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम है प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषण
शेष 50% आवंटन के साथ। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यसूची निम्न में से किस से संबंधित है? बी 15 सूत्री कार्यक्रम, यानी अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यसूची 15 सूत्री कार्यक्रम है। सहायकता के क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डी उपरोक्त सभी, यानी उत्पादक संसाधनों में स्वामित्व का व्यापक बिखराव, विकास कार्यक्रमों के लोगों को सक्रिय रूप में शामिल होना इत्यादि। क्वेश्चन 37, किस तरह के वास स्थानों को 2008 से 2009 के भीतर सभी मौसमी सड़कों को संयोजित करने का लक्ष्य है? सी 500 से 1000 की आबादी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2000 को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों में से अधिक जनसंख्या एवं वर्ष 2007 तक 500 से अधिक व्यक्तियों में से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सभी मौसमों में अच्छी रहने वाली सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क मुहैया कराना रखा गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? डी 1058। जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो केरल में 1058 और न्यूनतम हरियाणा में 861 में है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल 1084 एवं हरियाणा 869 क्रमशः उच्चतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य बने हुए हैं। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बी केरल। कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा जाता है? डी 1 करोड़। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार करोड़ अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल को मेगा सिटी कहा जाएगा। जनसंख्या जन्म दर किस पर नापी जाती है? बी 1000 पर। जनसंख्या जन्म दर 1000 पर मापी जाती है। जनसंख्या जन्म सूत्र का निम्न है: जन्म अवशोषित दर बराबर एक जन्म में जन्मों की संख्या अपॉन व्यक्तियों की जनसंख्या गुणे 1000। BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? ए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम। बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम यानी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट SICA, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR का गठन बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 12 जनवरी 1987 को किया गया। इस बोर्ड का उद्देश्य बीमार तथा संभावित बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान, सुधार एवं पुनर्संगठन के लिए उचित व्यवस्थाएं करना है। क्वेश्चन 43 दोस्तों, भारत में कौन सा अधीनस्थ पब्लिक सेक्टर वर्ष 2008 में अपनी जुबली मना रहा है? तो क्या होगा राइट आंसर? वर्ष 2008 से 9 में गेल ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई थी, जबकि गेल की स्थापना वर्ष 1984 में थी। सेल की स्थापना वर्ष 1954 में तथा ONGC की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था कौन सा? बी अवध बैंक। सीमित अंश पूंजी के साथ भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम संचालित बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 18 वर्ष 1881 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है? डी योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री इसका वेतन अध्यक्ष होता है। इसकी गठन नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य योजना को बनाना तथा उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना है। देश के स्टॉक एक्सचेंजों में कौन नियमित करता है? डी सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। 30 जनवरी 1992 में से इसे एक अध्यादेश के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजारों को विकसित एवं नियमित करना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का संबंधित है बी, यानी सेबी का संबंधित हो जाएगा किससे? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? बी एम दामोदरन।
वर्षकाल के समय एम दारोदर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष थे। वर्तमान में इस पद पर यू के सिन्हा हैं। 1934 में भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? बी. सर एम वेसवरिया। इस पुस्तक पर सर एम वेसवरिया भारत के नियोजित आर्थिक विकास हेतु 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया था। इन्हें भारत के आधुनिक नियोजन का प्रेरणा भी कहा जाता है। भारत में 1 रुपये का नोट किस निम्न में के द्वारा जारी किया जाता है? डी. भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने सर्वप्रथम जुलाई 1943 को 1 रुपये का नोट जारी किया था। इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये से अधिक मूल्य के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सी, दैट इज वित्त सचिव का। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। भारत में सार्वजनिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ही उपरोक्त में से कोई नहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इस कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसे संगठित एवं सुनियोजित क्रियाओं में से है जिनका विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में जन समुदाय के साथ साथ सरकार को भी सम्मिलित किया जाता है। इस कार्यक्रम में कृषि, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य आदि पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन 53 की बात करते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ए, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। भुगतान शीर्ष या भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 54, रुपयों की परिवर्तनीयता का मतलब है? सी, रुपयों का अन्य प्रमुख मुद्राओं में से या इसके विपरीत रुपयों का परिवर्तन करने देने का है। रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है चालू खाते तथा पूंजी खाते पर होने वाले सभी व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपयों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 55, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि है? बी, एक दूसरे से संबंध है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से समृद्ध है। जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत एवं संपन्न होते हैं, जहां बहुत से उद्योग धंधे स्थापित होते हैं और यातायात की सुविधाएं रहती है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तथा मुंबई, कलकत्ता, कानपुर आदि। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? सी, बजट घाटा, जमा और उधार और देयताएं। वित्तीय घाटा राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली तथा अन्य प्राप्तियों के अपेक्षाकृत सरकार की कुल व्यय अधिक होता है। वर्ष 2003-2004 के बजट में यह जीडीपी का 5.6% अनुमानित है। घाटे के वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? डी, सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति। घाटे की वित्त व्यवस्था वित्त प्रबंधन की एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सरकार बजट के घाटों का ऋण लेकर अथवा अधिक नोट प्रकाशित करके पूरा करती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था साधारण बजट घाटों को सूचित नहीं करता है या उस अवस्था का बोध कराता है जबकि सरकार का व्यय अधिक समस्त आय आधारित करो सार्वजनिक उद्योगों, जनता द्वारा प्राप्त ऋणों, जमाओं तथा कोषों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय से भी अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? ए, कुछ क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्रक पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना। कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रक पूंजी निवेश के लिए एक सुरक्षित रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एक साथ विद्यमानता, व्यक्ति एवं सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व। सरकार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करती है। मुद्रास्फीति कुछ कारणों से उत्पन्न होती है, यानी वे कारक हैं जिसकी मांग में बढ़त आती है, वे कारक हैं जिसकी आपूर्ति में कमी आती है। अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक दृढ़ताएं। मुद्रास्फीति के कारण है मांग में वृद्धि, पूर्ति में कमी, लागतों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था आदि। मुद्रास्फीति में लाभ होता है उत्पादक ऋणी वर्ग को, सरकार निश्चित आय वाले वर्ग या वेतनभोगी वर्ग को तथा श्रमिक वर्ग को मुद्रास्फीति से हानि होती है।
मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप में से रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन में से किसका उपयोग किया जा सकता है? सी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों में क्रय शक्ति को घटाया जा सके और मांग में कमी हो। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी, मुद्रास्फीति। आय में वृद्धि से मांग सृजित होती है जबकि मांग में अनुपात में आपूर्ति कम हो जाती है। ऐसे में कीमत स्तर बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। इस मुद्रा का मूल्य या विनिमय दर गिर जाती है। इस अवस्था में वस्तु की उन्हीं मात्राओं के लिए सापेक्षित अधिक मात्रा में मुद्रा का व्यय करना पड़ता है। मुद्रास्फीति सिद्धांतक तब उत्पन्न होती है जब सी, मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन का सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन था? भारत। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्ष 1951 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया और जनसंख्या वृद्धि की समस्या के निदान हेतु सीमित परिवार के दर्शन को महत्व प्रदान किया। भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि शुष्क खेती के अंतर्गत की जाती है? ए, मोटे अनाज। मोटे अनाज के तहत आने वाली मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा एवं रागी है। इन्हें शुष्क फसलों की भी संज्ञा दी जाती है। इन्हें ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां वर्षा कम हो और शुष्कता इतनी अधिक हो कि गेहूं उत्पादित ना किया जा सके। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश को विकासशील देश भी कहते हैं। ऐसे देश का मुख्य प्रमुख लक्षण है निम्न प्रति व्यक्ति आय। कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा रहता है। उच्च जन्म दर तथा उच्च निरक्षरता आदि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य, खनन, भवन निर्माण, वन एवं लघु निर्माण आदि आते हैं। कौन से राज्य में गरीब रेखा से नीचे व्यक्तियों का सबसे कम प्रतिशत है? सी, पंजाब में। प्रश्नकाल के समय विकल्पों में से न्यूनतम गरीबी प्रतिशत पंजाब में थी। वर्तमान में सबसे कम गरीबी प्रतिशत वाले राज्य 4 राज्य हैं। गोवा 5.9%, केरल 7.5%, हिमाचल प्रदेश 8.6% और सिक्किम 8.19%। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। भारत सरकार ने कन्या बालिकाओं के लिए कौन सी नवीन योजना चालू की थी? सी, धनलक्ष्मी। तो केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008 से 9 में बालिकाओं के लिए धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 68, अभी हाल में ही सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से 2 कंपनियों के निजीकरण हेतु घोषणा की गई थी। वो कौन सी थी? BPCL और HPCL। BPCL और HPCL के निजीकरण की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी क्योंकि संसद के संकल्प द्वारा गठित उक्त कंपनियों ने विनिवेश के लिए संसद की स्वीकृति नहीं ली गई थी। भारतीय मुद्रा कहाँ गया है? डी, नेपाल। संसार में यह शायद ही किन्हीं 2 देशों के संबंध में इतने घनिष्ठ और दृढ़ होंगे कि जितने भारत और नेपाल के हैं। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और यहाँ का पर भारतीय मुद्रा का भी स्वीकृत है। क्राय किसका संरक्षण है? डी, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू CRY के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बाल कल्याण से संबंधित है। वर्तमान में इसका पूर्ण रूप चाइल्ड राइट एंड यू हो गया है। उद्योगों यानी लेवल प्लेइंग फील्ड। उद्योगों की तरयुक्ति की अपेक्षा होती है। सी, घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। उद्योगों में तर्कयुक्ति से तात्पर्य है कि भूमि, सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, प्रबंधन आदि में जो सुविधाएं भारत सरकार को बहुराष्ट्रीय उत्पाद कंपनियों को सुलभ कराती है, उसी प्रकार घरेलू उद्योगों को भी प्रदान की जाए। भारत के योजना आयोग के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष हैं सी, रघुराम राजन। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना JM केन्स ने सबसे निकट संबद्ध है? ए,
मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण जे एम केन्स ने सबसे निकट संबंध है। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देता है? बी 5 से 7%। प्रश्नकाल में बैंक फिक्स डिपॉजिट में 5 से 7% ब्याज देता है। वर्तमान में यह दर 7 से 9% तक पहुंच गई है। निम्नलिखित में CII भारतीय उद्योग महासंघ का अध्यक्ष है। डी सुनील कांत मुंजाल। प्रश्नकाल के समय भारतीय उद्योग महासंघ के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल थे। वर्तमान में CII के अध्यक्ष अजय S श्रीराम हैं। यंग इंडियंस फोरम निम्नलिखित में किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है? CII यानी यंग इंडियंस फोरम CII उद्योग व्यापार से संगठन से संबंध में। क्वेश्चन नंबर 78 कथन महानगरों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए महानगरों में टेम्पुओं के स्थान पर बैटरी युक्त बसों को चलाया गया था। पूर्व धारणाएं हैं। केवल एक अंतर्निहित है यानी बैटरी और बसें चलाने से महानगरों में प्रदूषण कम हो जाएगा। बैटरी युक्त बसों के चलने से महानगरों में प्रदूषण कम हो जाएगा। यह पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है क्योंकि इसी कारण बैटरी युक्त बसों को चलाने का निर्णय लिया गया था। द्वितीय कथन में अंतर्निहित नहीं है क्योंकि महानगरों में प्रदूषण के बड़े कारण टेम्पो के अतिरिक्त अन्य भी हो सकते हैं तथा कम प्रतिशतता वाले कारण टेम्पो चालन में भी कमी लाने का बैटरी युक्त बसों का चलाया जा सकता है। भारत में तेजी से नगरीकरण होने का वर्तमान प्रवृत्ति निम्न में से क्या कारण है? डी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। भारत में तेजी से बढ़ती नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर की घटती प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 80 कथन हाल में ही भारत सरकार द्वारा बैंक कर्मियों के वेतन में 5% की वृद्धि की गई थी। बी केवल 2 अनिश्चित है यानी महंगाई को देखते हुए बैंक कर्मियों का वेतन बढ़ना स्वाभाविक है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि महंगाई को देखते हुए बैंक कर्मियों का वेतन बढ़ना स्वाभाविक है। अतः केवल कथन सेकंड ही अंततः निहित है। जब किसी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। डी प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। जब किसी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए भारत पर दबाव डाला जाता है। ऐसी स्थिति में भारत में वर्ष 1991 में उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन 82 की बात करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट या आउटपुट जिस पर उत्पादन करता है ए केवल प्रचालन मूल्य पुनर्प्राप्ति कर सकें। क्वेश्चन 80 इसकी व्याख्या बात करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पर फर्म का असमान लाभ शून्य होता है अर्थात फर्म ना तो लाभ में है ना हानि की स्थिति में उत्पादन करती है अतः इसका कुल लागत के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत कुल लागत एवं औसत चल लागत में अंतर है सी घटता है। उत्पादन में वृद्धि होने के से औसत कुल लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है। डी केंद्रीय सांख्यिकी गठन यानी CSO। राष्ट्रीय आय की गणना एवं संकलन के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की गई। CSO अपनी स्थापना वर्ष से लेकर नियमित रूप में परिवर्तन में से वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता आ रहा है। क्वेश्चन 85 उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं। ए अधिक अपेक्षा रखने वाले शैक्षिक स्तर बढ़ने से उपभोक्ता दिनों दिन संवेदनशील होता जा रहा है। क्वेश्चन 86 ऊर्जा क्षेत्र द्वारा जिन प्रमुख समस्या का सामना किया जा रहा है वे हैं। डी उपरोक्त सभी यानी बढ़ती हुई तेल कीमतों में वृद्धि, तेल के आयात बिलों में वृद्धि और बीमार अवस्था में राज्य विद्युत निगम। स्टॉक लाभांश का किस रूप में जानते हैं? डी बोनस शेयर बाजार में लाभांश को बोनस शेयर के नाम से जाना जाता है। कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए पिछले वर्षों में अर्जित संचित लाभों के पूंजीकरण द्वारा निःशुल्क में जारी किए गए शेयर को बोनस शेयर कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी स्थान ISI कहाँ स्थित है? डी कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके 2 अतिरिक्त केंद्र दिल्ली और बेंगलोर में हैं। 1999 से 2000 बजट के अनुमानों के अनुसार
किस कर में अधिकतम राजस्व प्राप्ति का अनुमान है? ए. उत्पाद शुल्क। प्रश्नकाल के समय वर्ष 1999 से 2000 में बजट अनुमानों के अनुसार उत्पादन शुल्क से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हुई है। बजट 2014 से 15 के अनुसार राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से करों का क्रम है: निगम कर, आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन 90, सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति बजट में से किस शीर्ष में आती है? सी. प्राप्त पूंजी। सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त पूंजी या / पूंजी प्राप्ति में आती है। पूंजी बजट का वह भाग है जो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है। पूंजी प्राप्ति सरकार के निम्न प्रकार के पूंजी स्रोतों से संबंधित है। पहला, लोन रिकवरी, सरकार के द्वारा लिए गए उधार। तीसरा, सरकार की अन्य प्राप्तियां जिसमें कि सरकार बॉन्ड की बिक्री शामिल है। क्वेश्चन 91, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा बी. निगम कर। निगम कर वर्ष 2006 से 7 के बजट के सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला कर है। वर्तमान में यह सकल कर राजस्व की प्राप्ति में इसका हिस्सा सर्वाधिक है। क्वेश्चन 92, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? डी. बिक्री कर। राज्य सरकार का राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर या व्यापार कर है। क्वेश्चन 93, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? आंसर नंबर रहेगा बी. जम्मू व कश्मीर। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन 1925 एवं केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1931 की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वर्ष 1935 में की गई थी। आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई ने राष्ट्रीयकरण करके इसे पूर्णतः सरकारी अधिकार में ले लिया। यह देश में जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन करता है। क्वेश्चन 94, भारतीय रिजर्व बैंक को पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? सी. के.जी. उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक को पहली महिला उप गवर्नर के.जी. उदेसी थी। बाढ़ सुपर पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सी. बिहार। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। 96, वरुणा योजना डैश से संबंधित है? डी. इनमें से कोई नहीं, यानी वरुणा योजना सुपरसोनिक वायुयान अस्त्र और मेघ छिड़काव में से किसी भी इस प्रकार से संबंधित नहीं है, अतः यह अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन 97, किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आंसर होगा ए. यूएसए। प्रश्नकाल में यूएसए की प्रति व्यक्ति आय $36,600 थी, जो कि दिए गए विकल्पों में देशों में सर्वाधिक थी। IMF के नवीनतम आंकड़ों अप्रैल 2013 के अनुसार यूएसए, कनाडा, कुवैत तथा जर्मनी की रैंक PCI के अनुसार क्रमशः 7, 10, 17 एवं 19 है। प्रथम स्थान कतर का है, जबकि भारत की रैंक 133वीं है। 98, किस देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है जबकि उसकी भी प्रति व्यक्ति आय द्वारा? किसी देश के रहन सहन का स्तर क्रय शक्ति क्षमता जो प्रति व्यक्ति आय द्वारा निर्धारित होती है उससे पता चलता है। क्वेश्चन 99 दोस्तों, अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ए. चीन। विश्व के प्रथम 4 बड़ी अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति के आधार पर क्रमशः अमेरिका, चीन, जापान, भारत। वर्तमान में जापान का स्वयं का प्रस्थापित करने वाला पर भारत तीसरे स्थान पर है। प्रतिस्पर्धित। क्वेश्चन दोस्तों, हैंडल क्वेश्चन कौन सा है? तस्कर व्यापार बिना डैश दिए के विदेशों से माल लाना है। बी. कर। तस्करी अवैध रूप से सामान या व्यक्तियों के देश से दूसरे देश के परिवहन को कहते हैं। तस्करी कार्य में लिप्त व्यक्ति तस्कर कहलाता है। तस्करी के अभिप्रेरणा के विभिन्न कारण हैं, जिनमें आर्थिक लाभ प्रदान कारण हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।